आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, ये आज के हमारे शो का टॉपिक है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही बढ़िया किताब है और लिखी है जनाब राजीव मल्होत्रा साहब ने। ये ना सिर्फ आज की डिस्कशन है बल्कि कल की भी डिस्कशन है। मैं वेलकम करता हूं जनाब राजीव मल्होत्रा जी का, इस वक्त न्यू जर्सी से हमारे साथ वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं। सर वेलकम आपका। और इतनी बढ़िया और इतनी भरपूर और चौंका देने वाली और छक्के छुड़ा देने वाली आपने किताब लिखी है। ये सर ऐसी किताब है, मैं सच्ची बात है कभी पढ़ रहा हूँ और मुझे एहसास हो रहा है कि इसको तो कोई भी शख्स एक नशिस्त में पढ़ ही नहीं सकता, चूँकि इसमें समझने वाली चीज़ें बहुत हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी बढ़िया किताब लिखी पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर हम भारतीयों के लिए। सर इस किताब को लिखने का ख्याल कैसे आया आपको? धन्यवाद एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी। आई एम ग्लैड टू बी इन योर शो अगेन। पहले भी एक दो बार आ चुका हूँ। तो मैं ये जो पुस्तक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा सब्जेक्ट 50 साल से रहा है, क्योंकि मैं जब अमेरिका आया फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए आया, तो फिर मैं फिजिक्स से ट्रांसफ़र करके कंप्यूटर साइंस में चला गया। तो वहाँ पर मेरी स्पेशलिटी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी, बहुत बिगिनिंग स्टेज में थी। अब तो बहुत ही आगे चली गई है। तो उस ज़माने से मेरा इंटरेस्ट तो रहा है, प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी था। लेकिन पिछले 28-27 साल में मैं वो काम छोड़कर अपनी फाउंडेशन चलाने शुरू कर दिया। और जब मेरी फाउंडेशन चली तो वहाँ पर कल्चर, हिस्ट्री, फेथ, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों पर मेरा फोकस था। इन चीज़ों पर हमारा ज़्यादा भाव था। तो फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ बात नहीं की, कुछ जिक्र नहीं किया। लेकिन 5 साल हुए, हमने एआई के बारे में दोबारा रिसर्च शुरू की। और टेक्निकल तरीके से नहीं, ये पुस्तक टेक्नोलॉजी की नहीं है। इस पुस्तक में आपको हम ये नहीं सिखाएंगे कि आप कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं, ये बात नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं है इसमें। थोड़ी टेक्नोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है वो हम आम आदमी को सिखाना चाहते हैं। लेकिन इसमें खूबी ये है कि हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया पर क्या असर होगा, कल्चर पर क्या होगा, सोसाइटी पर क्या होगा, पॉलिटिक्स पर क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन पर क्या होगा, कॉलोनाइजेशन पर क्या होगा, इन चीज़ों पर ये ब्रेकिंग इंडिया पर क्या असर होगा, इन चीज़ों के बारे में ये पुस्तक है। सर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये किताब एक्चुअली हमें समझने में मदद देती है कि भारत सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन में, डिफेंस की सिचुएशन में और पॉलिटिकल सिनेरियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पे कहाँ खड़ा है। आपकी किताब हमें बैटल फॉर जॉब्स, द बैटल फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन, द बैटल फॉर एजेंसीज, द बैटल फॉर सेल्फ, उसके साथ साथ सर जो बैटल ग्राउंड फॉर इंडिया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर आप ये बताइए कि आपने अपनी किताब में बिल्कुल खुल के कहा कि भारत की जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो ओवर पॉपुलेटेड होना है और टेक्नोलॉजी के मुकाबले में चीन से बहुत पीछे रहना है, ये इस किताब में एक बहुत बड़ा उस पर ओवरवेलमिंग डिस्कशन है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? मैं ये देखता हूँ कि देखिए, भारत में जो सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं बहुत हैं। दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 हैं अमेरिकन और इंडियन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लोग। और इंडिया को सॉफ्टवेयर सुपर पावर कहा गया है। लेकिन वो जो सुपर पावर है वो नंबर ऑफ पीपल है, ब्रेन्स भी बहुत हैं। पर जो टेक्नोलॉजी बनाई थी सॉफ्टवेयर लोगों ने, वो इंडिया के लिए नहीं बनाई, वो अमेरिका के लिए बनाई। वो मेड इन जो आत्मनिर्भर होता है, वो तो इंडिया शुड हैव टेक्नोलॉजी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो तो इंडिया की होनी चाहिए। इंडिया ने दिमाग लोगों का बेचा, इंडिया ने अपने सॉफ्टवेयर वालों का दिमाग किराए पर बेचा अमेरिकन को। और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकन ने कहाँ की टेक्नोलॉजी निकाली। अब अमेरिका में आप किसी भी हाईटेक कंपनी में जाओ, सिलिकॉन वैली की हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे नेशनल डिफेंस कंपनीज हो, चाहे नासा हो, जैसे भी कंपनी हो, टेक्नोलॉजी तो जो है जो माइक्रोसॉफ्ट के लोग हैं, एप्पल के लोग हैं। जहाँ भी जाओ, जहाँ पर ये हाई टेक्नोलॉजी के सबसे एडवांस्ड काम हो रहा है, उसमें इंडियंस का दिमाग है। इंडियंस बहुत ज़्यादा लोग हैं और सीनियर जॉब्स में हैं। लेकिन इंडिया में ये टेक्नोलॉजी का इंडिया को
लाइसेंस करनी पड़ती है टेक्नोलॉजी अमेरिकन कंपनी से। अब ये देखिए शर्म की बात है कि जो इंडिया कितने करोड़ों रुपए का एक राफेल जेट लेती है, और उस राफेल जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के कारण ही वो इतना महंगा है, और जो इंडिया कितनी एडवांस्ड चीज़ें ले रही है, और कितने पैसा ये फेसबुक ने कमाया है, गूगल ने कमाया है, ये लोगों ने कमाया है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़र्स भी हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी के मालिक हैं ये इंडियन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के मालिक जो हैं वो विदेशी लोग हैं। तो इंडियन लोग नौकरी कर रहे हैं, और उस नौकरी के साथ, उस नौकरी के कारण अमेरिकन को खूब पैसा मिल रहा है। ये करीब शर्म की बात है ना। ये तो हमारे लोग जो हमारे इंडिया में कहते हैं कि वी शुड बी वेरी प्राउड कि हमारे पास फेसबुक के कितने लोग हैं, इतने 100 मिलियन हैं, हमारे पास व्हाट्सएप के कितने करोड़ों लोग हैं, हाँ, जो यूजर्स हैं। लेकिन उसका मालिक तो वही है ना, हम तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उसके कस्टमर हैं। तो मतलब आपकी टेक्नोलॉजी है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वाह जो हो रही है वो तो आपकी होनी चाहिए ना, क्योंकि जो हम तो आपके कस्टमर हैं। तो ये हमारे को किसी ने समझाया नहीं, कह रहे भैया ये तो टेक्नोलॉजी हमारे को होनी चाहिए, हमारे दिमाग से ये लोग बना रहे हैं टेक्नोलॉजी और फिर हमको बेच रहे हैं। और ये जो कहानी है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी और साइंस और नॉलेज हज़ारों साल से लोग ले ही जा रहे हैं, और फिर अपने आप को अपना बनाकर हमको दोबारा बेच रहे हैं। तो ये अभी काम चल रहा है। तो इसलिए हमने ये पुस्तक लिखी कि ऐसे काम से तो हम पीछे रह जाएंगे। ऐसे काम तो हम लोगों को अपने एक तरह की हम नौकर बन रहे हैं उनके। चाहे कोई छोटा मोटा नौकर हो जो गांव से आया है, जो मिस्त्री है, या कोई बहुत बड़ा नौकर हो जो $100 मिलियन सैलरी लेता है तो नौकर ही ना। चाहे वो सुंदर पिचाई हो जो चेयरमैन गूगल का सीईओ है, चाहे वो सत्या नडेल हो माइक्रोसॉफ्ट का हेड जो है, लेकिन है तो वो नौकरी कर रहे हैं ना। चाहे उसको 100 मिलियन मिलते हों, तो पर लेकिन वो मालिक तो नहीं है ना। जो मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, वो तो अमेरिकन ही हैं, या यूरोपियन हैं, या चाइनीज़ हैं। तो इंडियंस ने अपना दिमाग ऐसे बेच दिया है। तो और ये बेचने के साथ कुछ मिडिल मैन ने बहुत पैसा कमाया है। मैं कोई TCS में हो, चाहे कोई इन्फोसिस में हो, चाहे कोई ये महिंद्रा एक्सपोर्ट वाले में हो, चाहे जिस भी ऐसे जो 8-10 मेजर कंपनीज हैं जिनके मालिकों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। इसीलिए बनाए हैं क्योंकि उन्होंने इंडियंस को पकड़कर, जो दिमाग वाले इंडियंस हैं, पढ़े लिखे इंडियंस हैं, उनको बेच दिया और वो पैसा बनाया उन्होंने। लेकिन इंडिया का फायदा नहीं हुआ। इंडिया टेक्नोलॉजी वो नहीं, इंडिया का ओनर टेक्नोलॉजी नहीं है, हमको किसी और से किराए पर वापस लेनी पड़ती है टेक्नोलॉजी। तो ये शर्म की बात है, और ये कोई कहना चाहता नहीं, कोई ये सुनना चाहता नहीं, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूँ। सर, आपने कहा कि आप ये हकीकत उनको बताना चाहते हैं, अपने ही भारतीय बहन भाइयों को, ताकि उनको झंझोड़ा जाए और वो इस तरफ सोचें। यही सर हमारा टैग टीवी का इनिशिएटिव है, बीट्स भारत एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सीरीज़। हम उसी में ये बातचीत आज आपके साथ कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो। आपका सर तीसरा चैप्टर है इस किताब का, द बैटल फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन। उसमें आपने बताया कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की ये जो नई दुनिया है अमेरिका से निकली, और चाइना इसमें कितना आगे निकल गया। हालांकि ये उनकी तो नहीं थी टेक्नोलॉजी, मगर वो आगे निकल गया। फिर आप अभी कह रहे हैं, और इस बुक में भी आपने खुलकर लिखा कि भारतीय एक स्किल लेबर के तौर पर यूज़ हुए, या उन्होंने अपने आप को यूज़ करने दिया। तो कैसे सर वो इस ऑनरशिप को ले सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, पहले तो बीमारी को क्योर करने के पहले उसका अच्छी तरह से डायग्नोज होना चाहिए कि ये डायग्नोज है, उसका इलाज फिर निकलेगा। तो डायग्नोज में आपको देखना चाहिए कि चाइना वालों ने, देखिए सॉफ्टवेयर सुपर पावर तो इंडिया का, चाइना नहीं था। और हमको कहा गया था कि जो हम इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो हमारा फ़ायदा है, चाइनीज़ को इंग्लिश आती नहीं, तो चाइनीज़ ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो इंग्लिश में चलती है। हमको तो ये कहा गया था। हमको ये भी कहा गया था कि इंग्लिश जो इंडियंस हैं वो बड़ी अच्छी तरह असिमुलेट करते हैं, सारी वर्ल्ड में असिमुलेट हो जाते हैं, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स ज़्यादा हैं, और हमको ये भी कहा था कि डेमोक्रेसी है तो उसका भी हमें फ़ायदा होगा। तो हमको तो ये सब कुछ कहा गया था। लेकिन चाइना में एक खूबियाँ नहीं है, वो डेमोक्रेसी भी नहीं है, वो इंग्लिश भी नहीं जानते ये तो, वो सॉफ्टवेयर सुपर पावर भी नहीं थे।
अब वो हमारे से 10 साल आगे बढ़ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब ये बात हमारे हमारे जो नीति आयोग वाले हैं या हमारे जो लीडर हैं, जो सारी जगह यहाँ वहाँ जाके यूट्यूब चैनल चलाई हैं, किन लोगों ने जो मंथन करते हैं, ये लिटरेरी फेस्टिवल्स करते हैं, जो मीडिया वाले हैं, अब उनको समझाना चाहिए कि अरे भैया आप लोग सो रहे थे क्या? आप ये एकदम कैसे बात होगी, आप लोगों को क्यों नहीं जानकारी? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल मैंने जाके कई लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ विदाउट कैमरा, मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा लोग समझने वाले नहीं हैं, बिकॉज वो खाने पीने में लगे हुए हैं, म्यूजिक मस्ती में लगे हुए हैं, या किसी और को गाली देने में लगे हैं, और आपस में लड़ने के लिए लगे हैं। उनको ये चीज़ पहचानने में बहुत देर लग रही है, और इसीलिए मैंने ये पुस्तक लिखी। अब ये जो चाइना वाले लोग हैं, चाइना वाले लोग बहुत चालाक हैं। उन्होंने अमेरिकन से काफ़ी कुछ तो चोरी किया, काफ़ी कुछ चोरी किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते चाइना ने कुछ अपने ओरिजिनल नहीं निकाला। चाइना ने अपनी ओरिजिनल रिसर्च भी बहुत किया है। चाइना ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे पैटर्न्स निकाले हैं। चाइना के जो पैटर्न्स हैं वो नंबर 1 नंबर 2 के करीब है, या वो कुछ एरियाज में अमेरिका से थोड़ा आगे है या इक्वल है, कुछ एरिया में थोड़ा पीछे है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा पीछे हो, ज़्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा सा ही पीछे है। तो इसलिए ये हमको ध्यान करना चाहिए कि ये कैसे हुआ कि जो इंडिया आगे था अब चाइना आगे चला गया एकदम। तो ये छोटी बात नहीं है। ये चाइना ने ये कोई सीक्रेटली नहीं कहा। आज से 12-15 साल पहले चाइना ने खुलकर अनाउंस किया कि बाय द ईयर 2025 जो आने वाला है, चाइना विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये उन्होंने कह दिया कि हम तो ये करने को, उन्होंने कहा कि हम सोलर एनर्जी में नंबर 1 होंगे, वो हो गए, रोबोटिक्स में नंबर 1 होंगे, ड्रोन्स में नंबर 1 होंगे, हो गए, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें हम नंबर 1 होंगे, उनके पास 50% मार्केट शेयर हो गया। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म बेट्स की। इंडिया में जो गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म बेट्स नहीं की, गवर्नमेंट ने तो जुगाड़ किया, अब इलेक्शन लड़ना है, अब ये करना है, वो करना है। लेकिन जो प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग की कि अब ये लोगों को आउटसोर्सिंग करते जाओ और पैसे बनाते जाओ, तो रिस्क क्यों लो और लॉन्ग टर्म 10 साल की बेट क्यों लगाओ। चाइना मेड 10 ईयर बेट्स, मतलब ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट किया जिसका 10 साल इन्वेस्ट करना है, फिर उसके बाद वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाएंगे। ऐसी चीज़ों में उन्होंने इन्वेस्ट किया, और 1-2 चीज़ें नहीं, 8-10 चीज़ों में, बहुत टॉप टेक्नोलॉजी के एरियाज हैं जो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ते हैं। तो उनमें उन्होंने ये 10 साल पहले, उससे भी पहले, उनमें ये इन्वेस्ट करना बहुत शुरू किया। तो जब वो फैक्ट्री वर्कर को किराए पर देते थे, अमेरिकन कंपनी को, समझो जैसे हम सॉफ्टवेयर लोगों को किराए पर देते हैं अमेरिकन कंपनी को, तो उसी तरह से उन्होंने फैक्ट्री वर्कर को किराए पर दिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो उसका प्रॉफिट बनता था उससे करीब ऑलमोस्ट 50% वो इन्वेस्ट करते थे लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी है उसमें। और हम इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में करने की जगह हम मौज उड़ाते थे कि हम बिलियनर बन गए हैं, अब हमारे पास 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, हमारे पास प्राइवेट जेट है, हम सारी दुनिया में हम बड़े फेमस हो गए हैं। तो हमको ये शोशागिरी और मौज मस्ती, मेला इस चीज़ में हम लगे। तो वो चाइनीज़ बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा कि चलो अभी कुछ देर ऐसे मत करो, पैसा बनाओ और पैसे को बड़ी अच्छी तरह से इन्वेस्ट करो और चोरी भी ध्यान से करो, और फिर जब एक बार हम आगे निकल जाएंगे फिर हम हल्ला करेंगे। तो ये जो खेल है, ये खेल चाइनीज कर सके बिकॉज उनको इलेक्शन नहीं लड़ना, किसी को कुछ इंप्रेस नहीं करना, किसी की वोट नहीं लेनी, तो वो तो डंडे के साथ भी लोगों को चला सकते थे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, ये इतने आसान सॉल्व करने के नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत ही गहरे प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए हमको जुगाड़ नहीं करना, कुछ देखना है अपनी पॉलिटिक्स कैसी है, हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारे लीडर्स कैसे हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सबका स्ट्रेटजी बनानी होगी। आपने कहा कि ये कोई आसान मसाइल नहीं है, हमें इनका हल निकालना है। लेकिन जब मैं भारत में अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, तो वो कहते हैं कि हमें कोई चाइना की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, हमें इवन अमेरिका की भी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, हम अपने तौर पर ही बहुत आगे निकल जाएंगे। तो कैसे होगा सर? फिर आगे निकल जाएंगे तो आप मिलिट्री वालों से बात कीजिए। मैं इंडिया में जो मिलिट्री वाले हैं वो समझ गए सारा कुछ। मिलिट्री वाले ऐसे बात नहीं करें। मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि हमको आगे, अभी बहुत आगे काम करना है क्योंकि हम पीछे रह गए हैं। तो फिर हम राफेल जेट क्यों ले रहे हैं?
अब हमारा ये जो M1A टैंक बना है, अभी जो रिपब्लिक डे में निकला था, उसकी उन्होंने 110-20 टैंक खरीदे हैं आर्मी ने। लेकिन वो आर्मी रशिया के 1000 टैंक खरीदना चाहते हैं। क्यों? हमारे अपने बने हुए 100 टैंक खरीदेंगे, रशिया के बने हुए 1000 टैंक खरीदेंगे, क्यों? क्या बात है? अब ये जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, ये ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। अब ये एवियोनिक्स, जो भी हम एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, उसमें जो एवियोनिक्स होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, इन चीज़ों से भरा होता है, वो हम इसराइल से खरीदते हैं। जेट्स हम फ्रांस से खरीदते हैं, एवियोनिक्स इसराइल से खरीदते हैं। जो स्पेशल गन्स हैं, ये हम रशिया से खरीद रहे हैं। ये शिप्स भी कहाँ से खरीद रहे हैं? तो ये क्यों, ये क्या बात है? आफ्टर ऑल कोई रीज़न होगा ना। आफ्टर ऑल हमको कोई फॉरेन से खरीदना, जो महंगाई से खरीदी जाती चीज़, तो हमको उसको शौक तो नहीं है ना, हमको वो खरीदनी पड़ती है, इसीलिए हम खरीद रहे हैं। और फिर ये कहना आसान है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताएं, अब ये जो सबसे ज़्यादा $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू की जो कंपनीज हैं, उनमें से ये गूगल है, ये एप्पल है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, अब फेसबुक भी आ रहा है उस कैटेगरी में। ये जो लोग हैं, अब हम ये सारे सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं। अब हम सबसे बड़े सॉफ्टवेयर सुपर पावर बन गए हैं। तो व्हाई इज इट कि ये जो इस तरह की इकोनॉमी है, इस तरह की इकोनॉमी, हमारा शेयर बहुत छोटा है। और हमारा शेयर, हमारे जो बड़े बड़े कंपनीज भी हैं, उसमें जैसे TCS है, इन्फोसिस है, जो कंपनीज हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंपनीज नहीं है, वो तो लोगों को किराए में देने के लिए, किराए में बेचने के लिए कंपनीज हैं। वो सर्विस कंपनीज हैं। सर्विस तो मतलब वो किसी चीज़ का वो मालिक नहीं है। वो उनका जो क्लाइंट है ना, जिसकी सर्विस करते हैं, जिसकी नौकरी करते हैं, वो क्लाइंट की टेक्नोलॉजी है। इस तरह आप किसी के घर जाके जमादार हो, लेकिन बहुत खुश हो कि मैं क्या से बच्चे महल का जमादार हूं, पर हो तो जमादार ही ना, महल का मालिक तो नहीं ना हो। जो गाड़ी चलाता है और जो गाड़ी का मालिक है, वो अलग है। जो सॉफ्टवेयर चलाता है उनकी कंपनी में बैठकर, वो एक तरह का इंसान है, जो उसका मालिक है वो दूसरी तरह का इंसान है। तो ऐसे तो इंडियन लेबर तो मिडिल ईस्ट में भी है। मिडिल ईस्ट में जाके कितने इंडियन वहां गए हैं, लेकिन मालिक तो नहीं ना है। मालिक तो अरब लोग हैं, मालिक हैं अरब लोग, और इंडियन लोग उनकी नौकरी करते हैं, चाहे हाई लेवल पर करें चाहे लो लेवल पर करें। पर ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उनकी नौकरी कर रहे हैं। सो जो इंडिया में बहुत खुश है कि हमारे पास साइंस बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन वो मालिक नहीं है। तो सर, कैसे मलकियत ली जा सकती है, कैसे काम किया जा सकता है? ये तो आपने अपनी बुक में बता दिया, हमें अंदाज़ा हो गया कि वाकई ही हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। चाइना से देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड से देखें, तो हमें एट पार भी तो आना है। कैसे आ सकते हैं सर? तो पहली बात तो ये है कि हमको ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और जो लेबर की एक्सपोर्ट करते हैं, इन लोगों के ऊपर एक रूल होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट बना रहे हैं, उसका 1% एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए। जेब में डालकर मौज मूज करने के लिए प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। उसका जो जितना आपने 10 रुपए प्रॉफिट बनाया, तो उसमें से 3, 4, 5 रुपए आपको इन्वेस्ट करने चाहिए जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी 2025 और 2030 के बीच में काम आएगी, उसके ऊपर आप अभी इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और थोड़े बहुत 2-3% नहीं चलेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट उसमें करना पड़ेगा। ये हमारे लोग नहीं करने को तैयार, बिकॉज दे वांट कि अरे भैया अभी मौज उड़ाओ, तो आबादी बहुत है, बहुत लोगों को पकड़ो और रेंट करो, अमेरिका भेज दो, सिर्फ वीज़ा लेने की बात है। और जो ठीक गवर्नमेंट आएगी, हमको वीज़ा भी मिल जाएगा, नहीं तो किसी ना किसी तरह से पब्लिक रिलेशंस के साथ, लॉबी के साथ थोड़ा वीज़ा निकालो और भेज ही जाओ। ये उनको छोड़ना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए आज से 20-25 साल ये ठीक था, पहले ठीक था, क्योंकि हमको लोगों को ट्रेनिंग करनी थी। हमारे लोगों को सॉफ्टवेयर नहीं आता था, तो हमने ट्रेनिंग कर दी। अब तो ट्रेनिंग हो चुकी है ना, अब तो हमारे लोगों को आता है। तो नाउ वी शुड बी इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, ओनरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पैटेंट्स, हमारे को पैटेंट लेने चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट का बहुत हाथ है। अब देखिए, अमेरिका में जब मैं आया, मेरे को ये बहुत, आई वॉज वेरी इम्प्रेस, मेरे को बहुत हैरानी हुई और मैं इम्प्रेस भी हुआ कि जो मेरे प्रोफेसर थे कंप्यूटर साइंस में, वो सब, उनको पेंटागन में ग्रांट मिला हुआ था, हाँ, डिफेंस डिपार्टमेंट में ग्रांट मिला हुआ था। मुझे भी सिक्योरिटी क्लियरेंस लगवाई ताकि मैं भी उनके साथ पेंटागन में जा सकूं। और जो स्टूडेंट है, जो उसका प्रोफेसर ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है, उसको भी बड़ा, ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि भी देखिए, मैं ऐसे करियर में हूँ, मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में हूँ जहाँ पर हम लोग बड़े फ्यूचर की काम कर रहे हैं। इंडिया में जो डिफेंस डिपार्टमेंट रिसर्च हो रही है वो अलग है,
और जो एकेडमिक वाले लोग हैं वो अलग हैं। और एकेडमिक लोगों को जोड़ना चाहिए डिफेंस रिसर्च में, ताकि वो जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो इंस्पायर हों अपने कंट्री के लिए रिसर्च करने के लिए, ताकि जब वो पढ़ लिखें तो वहाँ जाके नौकरी मिले उनको। ये नहीं कि वो अमेरिका भाग जाएं, क्योंकि उनको वहाँ पर तो कोई रिसर्च की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इंडिया में एजुकेशन इज मोर अबाउट टीचिंग नॉट रिसर्च। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो रिसर्च के लिए नहीं है, वो सिर्फ टीचिंग के लिए है और पॉलिटिक्स के लिए। कैंपस में पॉलिटिक्स, मारो कूटो, उसको लेफ्ट विंग ने राइट विंग को कहा, राइट विंग ने लेफ्ट विंग को कहा, आपस में मार कुटाई होती रहती है। रिसर्च का क्या? रिसर्च है ही नहीं। तो वहां पर इंडियन यूनिवर्सिटीज शुड बिकम सेंटर्स ऑफ रिसर्च, और ये जो रिसर्च सेंटर्स हैं दे शुड बी कनेक्टेड विद डिफेंस। ये तो अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर और गवर्नमेंट रिसर्च वाले जुड़े हुए हैं। तीसरा पार्ट है इंडस्ट्री का रिसर्च। मेरे को इतनी हैरानी हुई जब मैं यूएसए में आया, और पिछले 50 साल में देखता जा रहा हूँ ये, कि जो इंडस्ट्री वाले हैं वो एकेडमिक लोगों को ग्रांट देते हैं कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये रिसर्च करो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे कंप्यूटर रिसर्च हो, इन चीज़ों में रिसर्च कराते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ तो इंडस्ट्री ग्रांट में उनको जुड़ना पड़ता है, कुछ उनको डिफेंस में जुड़ना पड़ता है एज स्टूडेंट्स, वाइल बीइंग स्टूडेंट्स। को पीएचडी कर रहे हैं तो ऐसे ग्रांट बहुत होते हैं। और जो इंडस्ट्री वाले हैं और जो डिफेंस वाले हैं वो भी जुड़े हुए हैं। अब देखिए मैकडॉनल्ड डगलस है, लॉकहीड मार्टिन है, हाँ, ये कितने द बिगेस्ट डिफेंस कंपनीज इन द वर्ल्ड वो अमेरिकन कंपनीज हैं, और वो सारे यूएस गवर्नमेंट उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है। अब ये देखिए इंडिया में डिफेंस अलग है, इंडस्ट्री अलग है, एकेडमिक अलग है, तीन अलग अलग हैं, जुड़े हुए नहीं है। चाइना में भी जुड़े हुए हैं, अमेरिका में भी जुड़े हुए हैं। अब ये जो बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है ये अलग बैठकर नहीं बन सकती, इन तीनों को मिलाकर बनती है, और इन तीनों को इंटीग्रेट करना इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के जो थिंकर्स हैं, स्ट्रैटेजी वाले लोग हैं, वो ये ऐसे नहीं सोच रहे। वो डिफेंस वालों को पैसा देते हैं, वो डिफेंस अपना बनाती है। इंडस्ट्री वाले बहुत कम रिसर्च करते हैं, इंडियन इंडस्ट्री बहुत ही कम रिसर्च करती है, और जो एकेडमिक वाले हैं वो बहुत ही कम कर रिसर्च करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डिफेंस, मतलब गवर्नमेंट साइड, इंडस्ट्री साइड और एकेडमिक साइड, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी दी कि इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, रिसर्च में जोड़ना पड़ेगा डिफेंस को, सरकार को, एकेडेमिया को। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी आपने कोट दिया, आपने अपनी किताब के सेकंड पार्ट में उसको यहाँ पे पेश किया। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वी नीड टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया। ये प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं, और आप भी कहते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें बहुत रोल अदा करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर के जो अपना कहना है, आपको लगता है कि उस पर अमल ये सरकार कर रही है या कर पाएगी? तो देखिए, ये 2020 में ये चीज़ें शुरू हुई। चाइना ने 15 साल पहले शुरू किया, अमेरिका ने उससे भी पहले, इंडिया ने 2019 में हो रही थी बातें। उसके पहले तो सिर्फ थोड़े बहुत पेपर, वाइट पेपर लिखे जाते थे। 2019 में फिर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी शुरू की। 2020 में इंडिया ने कहा हाँ ये तो बहुत ही सीरियस बात है, तो काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी स्पीच लगाई और स्लोगन लगाए, और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट भी लगाया। लेकिन अब ये बहुत रीसेंट काम है ये तो, और ये इसलिए हुआ क्योंकि चाइना के साथ थोड़ी लड़ाई होनी शुरू हुई। तो फिर इंडिया ने देखा कि हम किस चीज़ में पीछे हैं, चाइना किस चीज़ में एडवांस्ड है, उनके वेपन्स कहाँ कहाँ हैं, और फिर इंडिया ने देखा कि उनके जो वेपन्स हैं वो हमारे पास नहीं हैं, तो खरीदने पड़ेंगे तो बहुत महंगे आएंगे। और उनमें क्या खूबी है? एक तो खूबी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, ये फेशियल रिकग्निशन, हाँ, ये कितनी तरह की चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं, ये हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? होनी चाहिए। तो फिर सडनली पॉलिटिशियंस ने, लीडर्स ने, साइंटिस्ट ने, सब ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब इंडिया में बहुत ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अब सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी शुरू हुआ है, और ये किस हद तक ये कर सकेंगे अभी इट्स टू अर्ली। बजट अभी उन्होंने शुरू किए इंडिया में सीरियस लेवल के, लेकिन कंपेयर टू यूएस एंड चाइना बजट अभी भी बहुत छोटे हैं। अब देखिए, एक ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट निकाली, ये 1-2 हफ्ते ही हुए,
और इंडिया में बहुत फैली एक उसका पार्ट, ये बात है ना, इंडिया एक ही पार्ट निकाल के बहुत खुश हो जाती है। उसने कहा कि जो स्किल डेवलपमेंट इंडिया बहुत ऊपर है, लेकिन ये सारे अखबारों में, ट्विटर विटर में ये चीज़ आ रही है, लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है रिसर्च में इंडिया इज नोवेयर, जो एडवांस प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें इंडिया इज नोवेयर, बजट्स फॉर फ्यूचरिस्टिक थिंग्स उसमें इंडिया इज नोवेयर। स्किल डेवलपमेंट में आप देखिए, वो हमको शाबाश कहते हैं कि शाबाश आप लोग बहुत स्किल लोगों को दे रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आप लोगों को तैयार कर रहे हो, वो जो लोग हैं हमको बेचोगे। मतलब स्किल डेवलप करके वो लोग कहाँ जाएंगे? तो स्किल डेवलप करके वो माइक्रोसॉफ्ट से नौकरी करेंगे, वो गूगल से नौकरी करेंगे, वो एप्पल में नौकरी करेंगे, इन जगह में नौकरी करेंगे, फेसबुक में करेंगे। इस तरह के बहुत लोग हैं, बहुत जगह है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, यहाँ पर हमारे स्किल डेवलप करके लोगों को भेजेंगे। तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? उन लोगों का तो फ़ायदा होगा, मतलब मैं मानता हूँ मिडिल क्लास के कुछ जो टॉप लोग हैं उनका तो फ़ायदा होगा, उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, उनकी लाइफ अच्छी बन जाएगी, वो तो अमेरिका में आके सेटल कर जाएंगे, वो तो ठीक बात है, नोबडी कैन डिनाई कि उनका हक है, दे कैन डू वट एवर दे वांट, ठीक है। लेकिन वो उसको आप यू कैनॉट से कि इससे इंडिया आगे बढ़ेगा, इससे इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट का फ़ायदा तब होगा इंडिया को जब वो स्किल वाले जो लोग हैं उनको इंडिया में हायर किया जाए, इंडिया में रिसर्च किया जाए, उनको इंडिया में बजट दिया जाए। जैसे इंडिया में स्पेस प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अब देखिए स्पेस प्रोग्राम इंडिया में बहुत अच्छा है, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो इस तरह से वाई नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने तो ये प्रपोज किया, जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, स्पेस कमीशन है, उसी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमीशन होनी चाहिए। अब देखिए गूगल का जो सीईओ था एरिक श्मिट, ही इज अ बिलियनियर वर्थ टेंस ऑफ बिलियंस, ही इज वन ऑफ द पायनियर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल। तो उसने काफ़ी साल पहले ही लेफ्ट गूगल और कन्विंस द यूएस गवर्नमेंट कि एक नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमीशन होनी चाहिए। तो उस कमीशन का नाम है नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उस लेवल की बात है। अब ये मार्च 1 के करीब, मतलब विद इन लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू वीक्स, उनकी एक 850 पेज की रिपोर्ट निकली कि ये रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सारा हिसाब दिया कि अमेरिका में क्या हो रहा है, कहाँ आगे है, कहाँ पीछे है, चाइना कहाँ है, किस एरिया में हमको रिसर्च करनी चाहिए, कहाँ हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये इसको ब्लूप्रिंट है। ये पहले उन्होंने 2020 में भी निकाला था, 2 निकाले थे, उसके बाद 2019 में भी निकाला था। वो अभी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है सारे कंट्री के, मिलिट्री वालों के लिए, गवर्नमेंट वालों के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्री, एकेडमिक, सब लोगों के लिए जो उन्होंने एक नक्शा बनाया है। अब ऐसा नक्शा पहले तो तैयार करना चाहिए ना। अब देखिए जो तैयार करने वाले इंडिया में हैं उनका ऑफिशियली तो नीति आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन जो कहलाती थी, पर उसमें कोई इतने पावरफुल लोग मेरे को नहीं नज़र आए। उसमें कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी नहीं समझे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका और इकोनॉमिक्स का क्या ताल्लुक है। उनको भी अभी दे थिंक ये तो कोई टेक्निकल आदमी है, बातें कर रहा है, हम तो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, वो ऐसे समझ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि जैसे देखिए ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ही आगे बढ़ा। 200 साल हुए जब ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया, उसके पहले ब्रिटेन एक गरीब कंट्री था। ब्रिटेन वॉज ए पुअर कंट्री बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंडिया वॉज मच रिचर। तो क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निकाला, एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आजकल के ज़माने का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसका भी ऐसे असर होगा, इतना ही असर होगा। तो क्योंकि ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया तो वो कॉलोनाइजर बन गए, मालिक बन गए, और इंडिया कॉलोनाइज्ड हो गए, हम नौकर बन गए। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिना नहीं कर पाते। ब्रिटेन वुड नॉट हैव बिकम वर्ल्ड पावर विदाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की उनकी इकॉनमी बढ़ी, उसके साथ वो मिलिटराइज कर सके, उसके साथ वो सारी दुनिया को लगा सके, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने फैलाई, सब इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा कॉलोनाइज कर दिया। अब देखिए क्या हो गया। तो उस ज़माने में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उस ज़माने में, वो ये था कि पहले तो स्टीम इंजन के साथ फैक्ट्रियाँ चलाईं, ताकि जो फिजिकल बॉडी से नहीं चलानी पड़ी, क्योंकि स्टीम इंजन से ज़्यादा चल सकती थी। उसके बाद उन्होंने बिजली से फैक्ट्रियाँ शुरू की, जो फैक्ट्री
ह्यूमन बीइंग चलाती थी इंडिया में, सारी दुनिया में, अब वो इंग्लैंड में बिजली से ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा तेज़ चल सकती थी। तो वो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज, वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बना, उसके साथ देखो सारी वर्ल्ड चेंज होगी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, कौन गरीब है कौन अमीर है सारी वर्ल्ड में चेंज हो गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एज पावरफुल एज दैट। अब जो इकोनॉमिस्ट ये नहीं समझता वो कैसा बेकार इकोनॉमिस्ट है ना। जो बेकार का इकोनॉमिस्ट है वही कहेगा भी मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे इनके बारे में क्या पता, वो तो फजूल का इकोनॉमिस्ट हो गया। अब ये इंडिया में ऐसे इकोनॉमिस्ट बहुत हैं। मैंने सरकारी इकोनॉमिस्ट से भी बात की, उनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ नहीं पता, सिर्फ उनको नाम आता है कि भी ये बहुत बड़ी चीज़ है तो किसी भाषण में बोल देना चाहिए। कुछ मेरे को जो पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ हिंदुत्व से जुड़े हुए जो इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने कईयों से प्राइवेट बात की है कि उनको कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ खास मालूम नहीं है। और पिछले 5 साल मैंने उनको समझाने की कोशिश की, उन्हें इतना शौक भी नहीं रहा। अब उनको शौक होगा क्योंकि अब मेरी पुस्तक निकल गई है। अब उसके कारण काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी बहस कर रहे हैं, काफ़ी ये कंट्रोवर्सी बन रही है, और अब वो लोग उठ रहे हैं, जाग रहे हैं कि भी अरे हमको भी ये एआई के बारे में कुछ समझना चाहिए। सर, आपने अपनी इस किताब के जो दूसरे पार्ट में लिखा बैटल ग्राउंड फॉर इंडिया, उसमें आपने कहा कि टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो रही है, डिजिटल कॉलोनाइजेशन हो रही है, साइकोलॉजिकल हाईजैकिंग हो रही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस हैं। ये आपके जहन में कैसे आए कि ये तो साइंस की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी स्टडी नहीं है, ये तो उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं सोशो पॉलिटिकल वो हैं सारे के सारे। तो आप इतनी डेप्थ में जाते हैं, तो क्या इतनी डेप्थ में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत की टॉप जनता जाएगी? तो मैं ये जो हाँ मैं कहता हूँ कि जो एक तो जो इतने लोग सोशल एक्टिविज्म में हैं, हिंदुइज्म की एक्टिविज्म कर रहे हैं, कोई ब्रेकिंग इंडिया के बारे में कर रहे हैं, कोई नेशनलिस्ट हैं, जो भी कर रहे हैं, तो पहले तो उन सब लोगों को ये पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि वो तो समझे ना, आफ्टर ऑल दे आर लीडर्स, वो अपने आप को थॉट लीडर कोई कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, तो वो तो पढ़े, हमने तो इतने काम करके रिसर्च करके लिखा, तो वो कम से कम पढ़ तो रहे ना, पढ़ना तो चाहिए ना। तो एक तो वो बात है। सेकेंडली बात है, जो आम आदमी है उसके लिए हमने हर एक तो 25 पेज का समरी चैप्टर लिखा जो सिंपल लैंग्वेज में, और फिर हर एक चैप्टर के पहले एक पेज थोड़ी बुलेट पॉइंट समरी दी, ताकि जो पूरा नहीं पढ़ना चाहता, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता है, वो वैसे पढ़ सके। और अभी हमने 50 ये एपिसोड्स किए हैं यूट्यूब और फेसबुक में, 50 हम कर चुके हैं। कोई 1-on-1 इंटरव्यू है जैसे आप कर रहे हैं, किसी में 3-4 लोग पैनलिस्ट हैं, तो ऐसे करते करते करीब मोर देन 100 एक्सपर्ट्स के साथ हम बातचीत कर चुके हैं पिछले 3 महीनों में। ये कितने सारे वीडियोस निकले हैं, हर हफ्ते हम 2-3 वीडियोस निकाल रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि कई लोग आधा पौना घंटा 1 घंटे का वीडियो देखेंगे, उसके साथ उनको शौक आएगा, फिर वो जाके पुस्तक पढ़ेंगे। तो कुछ हमने 56 वीडियोस अभी तक निकाले हैं 2-2 मिनट के, 2 मिनट एनिमेशन के वीडियो ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर एक टॉपिक में, जो बुक में हर एक चैप्टर में 3-4-5 जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, हर एक सेक्शन के ऊपर एक हमने वीडियो निकाला है 2 मिनट का, वो सीखने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। अब हम वो भी डाल रहे हैं। अब अपनी तरफ से हमने कितना कुछ किया है। अब देखिए, काम तो ये एजुकेशन सिस्टम मिनिस्ट्री का है, ऐसे एजुकेट करें, कल्चर मिनिस्ट्री का है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनका काम है, ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है जो सारी दुनिया में जाके और वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, उनको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो ये इतने सारे मिनिस्ट्रीज हैं, इतनी सारी रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट को। आरएसएस के पास कितनी रिसोर्सेज हैं, जो हमारे गुरुज हैं उनके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, जो मीडिया वाले हैं वो उनके पास कितनी रिसोर्सेज हैं। तो ये सब इतने महान, इतने उनके पास धन है, फॉलोअर्स हैं, क्रेडिबिलिटी है, उनको इतना आदर, उनका इतनी उनकी लोगों ने पूजा की है, एक तरह से उनको आइकॉन बना रखा है। तो ये क्यों नहीं कर पाए, इतने साल? तो प्रॉब्लम इस कि एक इंसान कितना कर सकता है। अब देखिए, मैंने खोज कर निकाला है कि ये समझाऊं तो सही ना, कुछ लोग तो समझेंगे। अब ये पुस्तक जो है ये वॉल्यूम 1 है। अब मैं एक वॉल्यूम में छोड़ूंगा नहीं, अब मेरी दूसरी वॉल्यूम निकलेगी, तीसरी वॉल्यूम निकलेगी, उसमें और मैं और ज़्यादा कुछ बताऊंगा कि इसका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए। तो अभी तो मतलब मैं 2021 में इस पुस्तक से आई एम बिगिनिंग द कैंपेन, एक तरह का। आप अब फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर वॉर्स ऑफ इंडिया, द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स, फ्यूचर, ये सारा कुछ जो है
ये 2020 और 2030 का जो डेकेड है, ये इसके द्वारा होगा। इसके दिस टेक्नोलॉजी विल शेप इसको, ये सारा कुछ इंडिया को शेप करेगा, वर्ल्ड को शेप करेगा। जैसे मैंने बुक लिखी थी ब्रेकिंग इंडिया, वो भी 10 साल पहले लिखी थी, 2010 2011 के करीब मैंने लेक्चर तो पहले ही शुरू कर दिए थे। तो वो एक सारी डेकेड के लिए, एक सारी फॉर वन फुल डेकेड उसका कितना काम आया, कितने लोगों ने वो पढ़ी और कितने लोगों ने कितने अपनी मूवमेंट शुरू की, मोबिलाइजेशन शुरू की, कैसे कैसे रेनेसांस अवेकनिंग शुरू की, कितने सो मेनी पीपल मेड देयर इंटेलेक्चुअल करियर बेस्ड ऑन दोज बुक्स। सो अब उसी तरह से ये बुक है। अब ये बुक नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आपकी इस बुक का जो पहला पार्ट है, जो मेन पार्ट है, 5 बैटल ग्राउंड्स, उसमें हम देखते हैं एल्गोरिदम वर्सेस बीइंग, फिर है ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, द बैटल फॉर जॉब्स, द बैटल फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन, द बैटल फॉर एजेंसीज, द बैटल फॉर सेल्फ। अब सर, ये जो जॉब्स की सिचुएशन है, सेल्फ की सिचुएशन है, एजेंसीज की जो सिचुएशन है, ये आप भारत में कैसे देखते हैं? इसका रेमेडी कैसे देखते हैं? लिख तो दिया आपने यहाँ पे सारा कुछ। अब देखिए, अब मैं इंडिया जा रहा हूँ, मिडिल अप्रैल में जा रहा हूँ, 2-3 हफ्ते के लिए, मेनली टू बी विद माई फैमिली। माई मदर इज़ नॉट वेल, सो आई विल बी देयर इन दिल्ली। लेकिन मेरे 2-3 प्रोग्राम भी होंगे, और यदि कुछ मेरे से प्राइवेटली कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, आई एम अवेलेबल। लेकिन अब इस बार मैं इधर उधर अपने आप भागूंगा नहीं लोगों के पीछे। मैंने वो 5 साल कर लिया। इफ़ समबडी वांट्स माय नॉलेज, समबडी कोई चाहे ऑफिशियल चाहे अनऑफिशियल, आई एम अवेलेबल। इफ़ दे आर सीरियस पीपल, इफ़ दे आर वेरी सीरियस पीपल और कुछ काबिल लोग हैं, आई विल बी हैप्पी टू गिव देम माई कंसल्टेशन। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे ना नौकरी चाहिए, ना वोटें चाहिए, ना पैसा चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। So I would like to be of use to answer these questions. लेकिन मैं अपनी तरफ से पुस्तकें और लिखूंगा जिसमें और भी तरह की, और भी डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये अब ये प्रॉब्लम समझा दिया, अब इसका क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए अभी मैं एक बना रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनिफेस्टो फॉर इंडिया। मैनिफेस्टो मतलब क्या क्या उसका डॉक्ट्रिन होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेशनल पॉलिसी एंड ईथॉस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं ये लिख रहा हूँ। सर, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि इस बुक पे आपके साथ जितनी भी हम बातचीत करें वो कम है, और मेरी ये इच्छा होगी और कोशिश भी होगी और आपसे रिक्वेस्ट भी करते रहेंगे कि हम आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे शोज़ करें और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं इस किताब के। अभी तो हमने ओवरऑल डिस्कस किया है। बिल्कुल। आखिर में मैं सर चाहूँगा कि आज की इस डिस्कशन में आप कोई ऐसी बात महसूस करें जो हम मिस कर रहे हों और उसको शामिल करना ज़रूरी समझते हों। तो मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, फोकस करना चाहता हूँ कि जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, दे आर ऑब्सोलीट। आज के जो एक्टिविस्ट हैं हमारे, वो दे आर बेसिकली, वो जो ब्रेकिंग इंडिया की थीसिस थी उसी के ऊपर चल रहे हैं। उसी के ऊपर उन्होंने कोई माओइस्ट का निकाल दिया, कोई मिशनरी का निकाल दिया, कोई इस्लामिस्ट का निकाल दिया। ये ब्रेकिंग इंडिया की थीसिस से ही सब कुछ निकली हैं चीज़ें। और इसके साथ करीब 50 लोग 100 लोग जो उनकी बहुत बड़ी बड़ी चैनल्स हैं वो चल रहे हैं, बड़े ट्विटर में भी वो बहुत फेमस हो गए हैं। लेकिन वो सब अब ऑब्सोलीट है, क्योंकि जो उनकी नॉलेज है वो 10 साल 15 साल पहले की नॉलेज है, फ्यूचर की नॉलेज नहीं है। और वो अपने आप को अब समझना उन्होंने शुरू किया कि अब तो हम इतने आगे बढ़ गए, अब हम उसकी राजीव मल्होत्रा की क्या ज़रूरत है, वो तो उससे जो लेना था वो तो ले लिया, अब तो वो चला गया, अब हम आगे हम ही उसके मालिक हो गए। अब मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो जिस चीज़ को पकड़ के मालिक बन गए हैं वो ऑब्सोलीट हो गई है। अब आपको ब्रेकिंग इंडिया 2.0, जो पहला था वो ब्रेकिंग इंडिया 1.0 था, अब आपको ब्रेकिंग इंडिया 2.0 के बारे में सीखना है। आपको इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय 2.0 बनना है। आपको जो सिपॉयज हैं वो सिपॉयज 2.0 सिपॉयज हैं, जो हमारे अगेंस्ट हैं वो 2.0 बन गए हैं। वो सिपॉयज सब अपग्रेड हो गए हैं ये नई टेक्नोलॉजी के साथ। ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये ट्विटर के पास है, फेसबुक के पास है, गूगल यूट्यूब के पास है, इस तरह बड़े बहुत सारे लोगों के पास है। और ये टेक्नोलॉजी हम उसके मालिक हम नहीं हैं, वो मालिक हैं। इसको बिग डेटा भी कहते हैं, इसको मशीन लर्निंग भी कहते हैं। और ये क्योंकि हमारे लोग नहीं समझ पाए, हम उनको दे जा रहे हैं अपना डेटा, और वो ये डेटा हमारा डेटा लेकर
इसके हमारे बारे में सीख रहे हैं कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा है, और हमको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसको हम लॉस ऑफ एजेंसी कह रहे हैं। एजेंसी मतलब जो मेरी फ्रीडम है, जो मेरी चॉइस है, वो संभाल रहे हैं, वो मेरी चॉइस संभाल रहे हैं। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत गहराई का प्रॉब्लम है। आई एम वेलकमिंग कि ये जितने भी अब लीडर पैदा हुए हैं हमारे एक्टिविज्म के, हमारे उनको इफ़ दे आर इंटरेस्टेड दे शुड कॉन्टैक्ट मी, दे शुड कॉन्टैक्ट मी। आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन टू देम। आई विल बी हैप्पी कि आप भी हमारे साथ मिलें और हम इकट्ठे होकर ये बात आगे ले जाएं। ओनली फ्यू पीपल हैव शोन इंटरेस्ट, आई हैव एक्सेप्टेड, मतलब काफ़ी लोग हैं जो ऐसी बात करना चाहते हैं, लेकिन आई फील कि वो सुपरफिशियल हैं, वो ज़्यादा वो सेंसेशन से बात करना चाहते हैं, वो गहराई से बात नहीं करना चाहते। सो जिन से मैंने डिस्कशन किया है, अभी 5-6 लोग तो अपने धर्म से जुड़े हुए जो हैं उनके साथ ये काफ़ी मैंने डिस्कशन किया है, और कम से कम 10 यूथ ग्रुप्स जो यंग लोगों के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ा है, उनसे मैंने डिस्कशन किया। और बाकी डिस्कशन मेरे उन लोगों से हुए हैं जो बहुत सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या साइंटिस्ट हैं, या वो कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हैं इस चीज़ में, इंडस्ट्री में हैं, या गवर्नमेंट पॉलिसी में हैं, चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र से हमने ये डिस्कशन किया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन से किया, इस तरह के लोगों से हमने किया। तो अब ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं रहा, इट हैज़ बीन स्टैम्प्ड, अप्रूव्ड, एंडोर्स्ड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स इन इंडिया। वो कर चुके हैं ये। हाँ, अब आप यू कैन सी माय वीडियोस, तो जो एक्सपर्ट एंडोर्समेंट है उसकी कोई कमी नहीं रही। हाँ, तो जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जिनको इसके बारे में सीखना चाहिए, they should not wait, they should buy this book, they should read this book, and then they should see how they can help. बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें वक्त दिया, और हम आने वाले दिनों में भी आपका वक्त लेते रहेंगे, इसलिए कि ये बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके व्यूज़ भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये बुक की वेबसाइट है www.aiandpower.com, www.aiandpower.com। तो इससे आप उस वेबसाइट पे जाएं एंड यू कैन बाय अ कॉपी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। नमस्ते, थैंक यू जी। बातचीत व्यूअर्स आप सुन रहे थे जनाब रजी मल्होत्रा जी की, उनकी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। हम यहाँ स्क्रीन पे इस बुक का वेबसाइट का एड्रेस भी लिख रहे हैं, ताकि आप ये किताब किंडल से भी बाय कर सकते हैं, इसकी हार्ड कॉपी भी बाय कर सकते हैं। और ये किताब पढ़ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ये फ्यूचर ऑफ पावर ही नहीं, ये हमारा और आपका फ्यूचर भी है। आज का तजिया मेरे साथ और रजी मल्होत्रा जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।